हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका ज्ञान रिसर्च सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। और प्रैक्टिस सेट से आपको पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट गाइज अरिहंत का होगा। किसका होगा? अरिहंत के। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड रखे हैं, तो आप लोग आइएगा और इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे अपना स्कोर जो है ना वो ज़रूर बताना, ठीक है जी। आपका यहाँ पर स्कोर क्या रहा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्कोर से गाइस ये पता चलता है कि आपका यहाँ पे नंबर है जो यहाँ पर कंफर्म होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। तो और ये देखिए किसका, आप पूछोगे सर फिर अपने जो प्रैक्टिस सेट रखा है ये किसका है, तो प्रैक्टिस सेट हम जो ध्यान रखना ये किसका है, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है। किसका है? ग्रुप डी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हो जाता है। ग्रुप डी का पेपर काफ़ी जल्दी यहाँ पे होने वाला है, तो उसी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप लोग इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहा, और मुझे यहाँ पर आप लोग इसको ज़रूर बताना कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैं भी एनालिसिस का कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग यहाँ पे इसका एनालिसिस कर लेना, ठीक है। आप लोग क्या करना है, पहले इसका आप लोग एनालिसिस कर लेना, ठीक है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है और थोड़ा हार्ड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। आपको यहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ पे कम आपको देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे, ठीक है। अगले टेस्ट में यहाँ पे आपके लिए टाइम भी लेके आऊँगा। फिलहाल आप इसको टेस्ट को ऐसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करो विदाउट टाइमर के, ठीक है। तो टाइमर आपको अगले टेस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट से आंसर करो कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा मित्रों, ठीक है। ओके, देन देखिए आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी वाला होगा। क्या होगा? बी वाला होगा, जो क्या है 11 सही 109 बटे में 121। कितने लोगों का सही गया है ये मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बी वाला आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। देखो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसको पहले हम लोग देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की हमें कोशिश करनी है। ये कह रहा है सर यहाँ पर 39 व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे में से 5 घंटे काम करते हैं और 12 दिनों में एक सड़क को वो मरम्मत कर देते हैं, मतलब एक सड़क बना देते हैं 12 दिनों में, ऐसा समझ सकते हैं आप। और 30 व्यक्ति, अब ये पूछ रहे देखो पहले 39 व्यक्ति थे, अब यहाँ पर व्यक्ति 9 कम हो गए और 6 घंटे डेली काम करते हैं। लेकिन देखो व्यक्ति तो कम हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम करने की क्षमता जो है बढ़ा दी है, 6 घंटे कर दिए उन्होंने। तो आप लोग बताओ कि सर वही कार्य वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला या होना चाहिए जो आप लोगों को रामबाण साबित होगा। फॉर्मूला क्या है सर? वो फॉर्मूला देखिए है M1D1 H1 बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पर M2 D2 H2। ये वाला आपके साथ फॉर्मूला होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले में देखो 3 चीज़ें हैं, 3 यहाँ पर 39 है, 5 है और 12 है। तो फटाफट तो यहाँ पर जो है मेल कितने हैं, आदमी कितने हैं, 39 हैं। घंटे कितने लग रहे हैं? 5 लग रहे हैं। दिन कितने लग रहे हैं? 12 लग रहे हैं, ठीक है। वैसे इधर कर दो सर जी, यहाँ पर 39 व्यक्ति घट के कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। और काम कितने घंटे कर रहे हैं? वो डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर पूछा है सर जी मुझसे डे 2 यानी कि कितने दिन वो लगेंगे। तो फटाफट से इसको कर देंगे हम। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 3 से इसको काटूंगा मैं तो 3 का ना 3 और 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर D2 बराबर आ जाएगा ना, वो कितना जाएगा यहाँ पर 13 दिन। मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 दिन। तो इस 13 दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 13 यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरा सही आंसर हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर 13 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना गाइज, आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना। आप लोग आंसर मुझे बताओ या ना बताओ, आप लोग स्कोर मुझे जरूर बताना कि आप लोगों का यहाँ पर स्कोर कितना आया है, ठीक है। क्योंकि गाइज स्कोर देख करके काफ़ी मोटिवेशन यहाँ पे फील होगा मुझे भी, और जो बच्चे इस वीडियो को, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे ना, उन सभी को यहाँ पर मोटिवेशन फील होगा। देन अब देखिए मूव करता हूँ मैं यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखो, ये कह रहे हैं सर 2 वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है मुझे, 18 सेंटीमीटर है और एक क्या है 24 सेंटीमीटर है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। उनके सामान्य जीवा यानी कि जो कॉमन कार्ड है ना, उसकी यहाँ पे लंबाई आप लोग बताओ। देखो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप लोगों को कॉमन कार्ड की यहाँ पे लंबाई बतानी है, कितनी होगी बताओ। क्या आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प मुझे करनी कैसे होगी ये आप लोग मुझे यहाँ पे बात याद रखना। देखो कैसे करेंगे, 1 मिनट में देखो यहाँ पे कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं नहीं, ट्रायंगल यहाँ पर मेरे पास है ही नहीं,
ठीक, सॉरी यहाँ पर जो गोला है वो यहाँ पर है नहीं, चलो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा गोला। तो देखो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पर गोल ही बन जाए बस, भगवान गोल ही बने, देखो ठीक है। चलो कुछ तो गोल है। अब जो दूसरा गोला है ना वो देखो इस तरीके से कुछ सटा के बनेगा, इससे कैसे बनेगा, इस तरीके से कुछ सटा के बनेगा, ठीक है। एक इनमें बड़ा होगा क्योंकि एक की त्रिज्या भी ज़्यादा है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी देखो त्रिज्या कितनी दे रखी इन्होंने मुझे, देखो सबसे पहले इसका केंद्र क्या है, ये है, और इसका केंद्र क्या है, ये है, ध्यान से समझना। और इन दोनों के बीच की दूरी मुझे कितनी दे रखी है इन्होंने, 30 दे रखी है। कितनी दे रखी है सर, मुझे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखी है ना दोनों की त्रिज्या। तो आप मुझे बताओ सर दोनों की त्रिज्या में 30 सेंटीमीटर रख सकता हूँ? हाँ सर रख तो सकता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। देखो मुझसे जो पूछा है ना सवाल में, वो इसने पूछा सर यहाँ से लेकर के ना यहाँ की तो ये जीवा है ना, दोनों में कॉमन जीवा जो है, इसकी आप लोगों इसकी मुझे यहाँ पर आपको क्या बतानी है। एक मिनट, इसको मैं जीवा को सीधे कर देता हूँ, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ पहले, और जीवा को करने की करता हूँ कोशिश सीधी, ठीक है। ये यहाँ से जीवा मेरी स्टार्ट है, और आप लोगों को बताना है सर ये जो कॉमन है ना, इसकी आप लोगों को मुझे यहाँ पे लंबाई बतानी है, ठीक है, कितनी होगी। तो देखो अब मुझे इन्होंने तो क्या दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है, वो देखो इन्होंने यहाँ पर मुझे 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप लोग इसको ऐसा करो, एक को इनमें मान लो x, इसको कितनी मान लो x, और इसको कितनी मान सकता हूँ मैं, 30 माइनस के x, ठीक है। x से x कट जाएगा, फिर भी तो 30 ही बचेगी ना, तो इसको मैं कितनी मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ सर जी 30 माइनस के x, ठीक है, ये 30 माइनस के x। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी सर जी, त्रिज्या होगी मेरे यहाँ पर, इसकी त्रिज्या दे रखी इन्होंने 18 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी इन्होंने, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर गाइस, अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अब आगे जो ये कह रहा है कि सर अब मुझे इस वाले जो कॉमन भाग है ना बीच वाला, इसकी मुझे यहाँ पर दूरी बतानी। कलर मैं पेन का कर लेता हूँ चेंज, कलर कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। अब मुझे इसकी यहाँ पर दूरी बतानी, देखो ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसकी मुझे यहाँ पर दूरी बतानी कि इसकी दूरी कितनी होगी। तो इसको कैसे करना, देखो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग इसमें आओ, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये गया मैं, ये गया ऊपर, एंड देन ये गया, ठीक है। त्रिभुज बन गया कि नहीं, यहाँ से भी देखो ये गया और ये गया, ये त्रिभुज बन गया ऊपर। अगर मुझे ये आधा पता चल जाए, ये वाला ऊपर वाला, तो मुझे आधा जो आएगा उसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो पूरा जीवा की लंबाई मुझे आ जाएगी कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे आधार दे रखा है और मुझे यहाँ पर कर्ण पता है, तो लंब नहीं निकाल सकता मैं यहाँ पे। तो मुझे पता है सर जी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर एंड प्लस के क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। तो मुझे लंब फाइंड करना है, तो आधार स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है इन्होंने, कर्ण दे रखा मुझे यहाँ पर 24 का स्क्वायर, कितना दे रखा है इन्होंने मुझे, कर्ण यहाँ पर 24 का स्क्वायर दे रखा है, एंड माइनस के आधार कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बराबर कितना है मेरे पास, लंब स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो इस वाले में आओ, ये वाला फिनिश हो गया, अब इस वाले में आ जाओ। अब जैसे मैं इस वाले में आता हूँ तो यहाँ पर भी वही यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इस वाले फॉर्मूले में लगाऊंगा तो बिल्कुल सेम। कर्ण कितना दे रखा है इन्होंने मुझे यहाँ पर, कर्ण दे रखा सर जी इन्होंने यहाँ पर 18 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस के, ठीक है। और इन्होंने आधार कितना दे रखा सर ये 30 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो दे रखा है, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर, लंबी स्क्वायर। तो देखो लंब स्क्वायर से लंबी स्क्वायर कट जाएगा, समीकरण 2, या बराबर रख दो समीकरण को। तो जब आप समीकरण बराबर रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा सर जी 24 का स्क्वायर, तो 24 का डायरेक्ट स्क्वायर ही रख देते हैं ना, कितना आएगा 24 स्क्वायर देखो कितना होगा यहाँ पर, 529 होगा, 529 नहीं 576 होगा, ठीक है। कितना होगा 576। अब देखो इसका स्क्वायर हो गया, एन माइनस के कितना मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बराबर देखो। अब इसका स्क्वायर 18 कितना होता है, 18 का होता है सर जी 324, कितना होता है 324। अब माइनस, इसको जब आप खोलोगे तो इससे पहले ब्रैकेट लगा लो, 30 का स्क्वायर करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका देखो फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है, जब भी आप लोगों से पूछे ना a माइनस के b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर जी वो होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, ये मेरा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। तो जब फॉर्मूला खोलूँगा तो सबसे पहले a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर मतलब 30 कवर करोगे तो कितना आएगा 900, ठीक है। एंड प्लस के बी स्क्वायर कितना करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एंड देन माइनस के क्या 2ab, तो माइनस के करोगे तो 2 यानी कि 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट कर दो बंद, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है मेरे पास 576 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 324 माइनस अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 900 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड प्लस के 60 एक्स, ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब देखो इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है मेरे पास 576 बचा हुआ है। अब ये जो 900 में से आप 324 घटाओ फटाफट, कितना आएगा, तो 900 में जब घटाओ तो देखो 10 में 4 के तो कितने बचे 6 बचे, यहाँ बचा 9 में से 2 के तो कितने बचे 7 बचे, यहाँ
8 8 में तीनों के कितना बचेगा 576। ठीक है, इधर कितना है प्लस के 60x। अब देखो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी थी और भी माइनस की, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा माइनस बचेगा, और इधर कितना मेरे पास 576 है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको काट देंगे, ही भाई काटना नहीं है, देखो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा मुझे कि 60x बराबर कितना हो जाएगा 576 एंड प्लस के 576, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको जब जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो 6 से 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1 और 5 5 10 और 1 11, तो कितना होगी 1152। ठीक है, 60 के x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1152 बटे में 60, ये तो हो जाएगा। अब जब इसको 60 को क्या लिख सकते हो आप 6 गुणा 10 लिख सकते हो कि नहीं, 6 से इसको काटने की कोशिश करो सर जी, 6 का ना 6, कितना बचा यहाँ पर देखो 5 बचा, 55 हो गया, 6 पंजी 6 37 6 7 6 48 6 48 हो गया। ठीक है, 6 48 हो गया। छठे 48 हो गया। ठीक है, 48 हो गया, और था कितना ये 55 था, 6 48 ओके, 6 9 54 यार, एक बार और चला जाएगा है ना, 6 9 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 9 54। अब एक बचा, कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, और 6 दूनी क्या हो रहा है, मतलब एक मिनट यार, फिर से इसको काटने की कोशिश करो, ये शायद गलत कट गया क्या। इसको काटूंगा जब मैं 6 से, जब इसको काटूंगा तो 6 का ना 6, कितना बचेगा 5 बचा, 5 हो गया तो 55, 6 9 54 हो गया, 6 9 54। ठीक है, अब एक बचा तो कितना हो गया 12 हो गया, 12 तो हो गया, तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो 10 है यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 19.2 आ गया। इसका मतलब मुझे क्या पता चलता है सर जी, x जो है कितना आ गया 19.2 आ गया, कितना आ गया 19.2 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लंब निकाल सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर आप लंब निकाल सकते हो। लंब निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लंब निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा सर जी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आधार का स्क्वायर एंड प्लस के लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कैसे निकलेगा, कर्ण कितना मेरे पास 24 मतलब 576। ठीक है, माइनस के आधार आ गया मेरे पास कितना आ गया 19.2। अब जब आप देखो समथिंग समथिंग में भी जब आप 19 का वर्ग करोगे ना, कितना 19 का जब आप वर्ग करोगे तो 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है, तो 361 ही मान सकते हैं इसको, तो 361 यहाँ पे रख दो आप लोग। घटाओगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ से कितना आएगा 7 में 6 गया 1 और 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, 214 बचेगा है ना, कितना बचेगा 214। अब आप लोग सोचो खुद, मतलब दिमाग आप लोग को खुद लगाना है, इधर कितना बचेगा मेरे पास, इधर बचेगा सर जी एल स्क्वायर। अब ये जो एल से इधर अंडर रूट जाएगा, अब आप बताओ ये 214 के पास किसका वर्ग होता है। सर जी आप कहोगे सर 14 का वर्ग होता है, किसका होता है 14 का, कोई 14 का 196 वर्ग होता है। अब जब आप इस वर्ग को हटाओगे ना तो 14 आ गया। अब 14 क्या आया है, ये 14 देखो ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना ये 14 आ गई। ठीक है, जब आप इसको दुगुना करोगे, क्योंकि नीचे वाला भी चाहिए, दुगुना कर दो कितना हो जाएगा 28, और 28 के समथिंग एक ही ऑप्शन है 28.8 ये वाला। एडजेक्ट तो आप इसका नहीं निकाल सकते, ठीक है निकाल भी सकते हो, लेकिन हमें एडजेक्ट निकालना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी सारा अंतर दे रखा है। अगर ऐसे होता 28.8 28.7 तो हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती, अदरवाइज यहाँ पर जो डी वाला आंसर है यही मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एक बार देखो समझने की कोशिश करता हूँ, आप लोग इसको समझने की दोबारा से कोशिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितनी बार भी हम इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझेंगे कैसे, सर ये कह रहा था कि मुझसे कि सर ये दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, एक 18 सेंटीमीटर है एक 24 सेंटीमीटर है। तो मैंने सर ये दो वृत्त बना लिए, पहले ड्रॉ करे, और ड्रॉ करने के बाद मैंने उनमें बीच में एक जीवा खींच दी इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी थी, मुझे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखी थी। इनको मैंने एक को x मान लिया, को 30 माइनस एक्स मान लिया। त्रिज्या 18 सेंटीमीटर होगी, इसकी कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर मेरी हो जाती है। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसमें हाईलाइटर नहीं है क्या, हाईलाइटर इसमें नहीं है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सर जी, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर जो मेरा लंब निकल के आया ना, वो यहाँ पर कितना निकल के आया, लंब मेरा यहाँ पर निकल के आया 19.2। कितना निकल के आया 19.2, यहाँ पे मेरा लंब निकल के आया। सॉरी, ये जो x का वैल्यू है ये कितनी आ गई 19.2 आ गई। यहाँ पर ये वाली आधार निकल के कितना आ गया मेरे पास 19.2। ठीक है, अब मुझे पता है सर जी मेरा देखो यहाँ पर आधार ये क्या है, कर्ण है और मेरे पास आधार है, कर्ण है और आधार है, तो मैं लंब निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने लंब निकालने की कोशिश की, तो लंब कितना आ गया मेरे पास 14 आ गया। कितना आ गया 14। अब जो लंब है ना ये देखो कहाँ से कहाँ तक, ये वाला लंब आया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, लेकिन मुझे तो नीचे वाला भी चाहिए, तो जब ऊपर वाला 14 है तो नीचे वाला गुणा करूँगा, तो 14 गुणा जब मैं 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 28 नहीं हो जाएगा। और 28 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है डी वाला 28.8। ठीक है, तो डी वाला ही मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे देखिए मैं थोड़ी थोड़ी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक,
अब देखिए, अब मूव करते हैं हम यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ कि अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैथ में थोड़ा टाइम तो लगता ही है गाइस सॉल्व करने में। देखो ये क्वेश्चन आसान है, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। आसान क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इसको देखो। ये कह रहा है कि सर 3, पेन का कलर चेंज कर लो भाई। देखो ये कह रहा है सर जी ये कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं के का जो योगफल है ना वो कितना दे रखा है, 57 है। मध्यवर्ती संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। 3 क्रमागत संख्या कैसे भी हो, 3 क्रमागत संख्या यहाँ पे कैसे भी हो। तो मैंने मान ली पहली x थी, दूसरी कितनी थी x प्लस के 1 थी, और तीसरी कितनी थी x प्लस के 3 थी। यही तो होती क्रमागत संख्या। इनका जो योग दे रखा है इन्होंने कितना दे रखा, 57। तो कर दो 1 2 3, कितना हो गया 3x n प्लस के 3। एक मिनट, विषम दे रखा, तो विषम दे रखा होता है ना, तो हम यहाँ पे देखो विषम दे रखा हो तो 2 प्लस करते हैं एंड देन 4 प्लस करते हैं। ये तो प्लस करते हैं, 2 प्लस करते हैं एंड देन 4। ठीक है, 2 प्लस करते हैं और 4 प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 57 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना देखो 3x बराबर के, जब 57 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 51। और x कितनी बार कटेगा, 3 का ना, 3 और 3 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। और मुझसे क्या पूछ रहा है, मध्य वाली संख्या क्या है यहाँ पर, x प्लस के 2। और जब आप 19 प्लस के 2 करोगे तो आपके पास 21 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग करो फटाफट, इतने में इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करके बताओ क्या होगा, जल्दी करो एकदम, टाइम बहुत कम है। 112 का गुणज प्राप्त करने के लिए 72 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा की जाए। तो ये कह रहा है कि सर जी हम 72 को, क्या लिख रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सर जी 72 को आप लोग किससे गुणा करो। ठीक है, कि ये मुझे 72 को किस से गुणा करनी चाहिए कि 112 का मुझे यहाँ पे गुणज प्राप्त हो जाए। किसका, 112 का यहाँ पे मुझे गुणज प्राप्त हो जाए। मतलब या तो 112 का 2 से गुणा प्राप्त हो जाए, 112 की या तो फिर मुझे 3 से गुणा प्राप्त हो जाए, 112 की या फिर मुझे यहाँ पर 4 से गुणा प्राप्त हो जाए। मतलब गुणज इसका प्राप्त होने। जैसे गुणज का मतलब क्या होता है कि मैंने कहा 3 के गुणज लिखो, तो 3 के गुणज आप कैसे लिखोगे, पहले 3 में 1 से गुणा करोगे तो 3 ही का ना 3 ही आ जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, 3 में 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर इसका अगला गुणज लिखने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 में गुणा करनी है तो 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा। फिर आगे फिर इसमें 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके गुणज लिखते रहोगे। तो यही क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो सर जी इसने जो मुझसे गुणज पूछे हैं ना, इसने मुझसे गुणज पूछे हैं 112 के। अब 112 का हम पढ़ा तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसकी कुछ टेक्निक हमें दिमाग में सोचनी है। टेक्निक क्या सोचनी है, देखो मुझे 112 का गुणज तो चाहिए, किसका, 112 गुणज चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 112 किससे कट रहा है उसको देख लो। ठीक है, किसका किससे कट रहा है उसको यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो 6 से जब मैं इसको काटोगे 6 घन 6, 5 बचे 52 नहीं कट रहा 6 से। 12 से जब आप काटोगे तो 12 दाई 120 होता है, और 12 9 में 108 होता है। ये 12 से भी नहीं कटेगा। 14 से चेक करोगे 14 8 112, कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 8 बार। तो सर जी मुझे एक संख्या यहाँ पे पता चल गई। क्या ओवर भी पता चलता है मुझे यहाँ पर कि अगर मैं क्या करूं कि 72 को अगर मैं किससे गुणा कर दूं, 14 से अगर मैं गुणा कर दूंगा ना तो मुझे 112 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो करके देखो, 14 दूनी 28 का 8, हाँ से लगे 2, 14 सत्ते 98 और 200। अरे क्या हो रहा है ये, 14 दूनी 28 का 8, हाँ से लगे 2, और 14 पंजे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 तो होते हैं। 14 दूनी 28, 14 पहले 14 चौको 56, 14 पंजे 70, 14 संग 84, 14 सत्ते 98। भाई गुणा मतलब कैसे हो रही है ये, 700 भी 108 ही आएगा, हाँ 100 आएगा ना बीच में, तो डबल जीरो हो जाएगा बीच में, कितना आएगा डबल जीरो, तो 1008 आ गया। अब देखो जरा 1008 12 से 112 से कट रहा है क्या, कट जाएगा पक्का। पहले से इसको काट लो, अब 2 से काटो, 2 पंजे 10 एंड 2 छंग 12, इसको काटो 2 पंजे 10 जीरो 2 चौक 8। ठीक है, ओके, इसको ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। ठीक है, और काटो, ब्लैक कलर इसमें नहीं है क्या यार इतना, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब इसको फिर से काटो, देखो 14 किससे कट रहा है ये, अब ये इसको एक बार फिर 2 से काट के देखो, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसको काटूंगा सर जी यहाँ पे मैं, देखो 2 धुनी 4, 2 पंजे 10 एंड 2 धुनी 4। ठीक, 14 धुनी 28, 14 से काटूंगा से 14 का ना 14, कितने बचे
6 5 11 112 14 अट्ठे 112, 2 से काटूंगा इसको मैं कितनी बार, 9 बार। ठीक है, तो ये गुणज मिल गया कि नहीं इसका, मतलब पूरा पूरा कटने का मतलब ये पता चल गया मुझे कि ये क्या है, इसका गुणज है, ये क्या है, इसका गुणज है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, इसका जो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया पता चला आपको, इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया सर वो हो गया यहाँ पर 14। कितना हो गया, 14 इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का क्लियर है आपको इतनी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो मेरा छठा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। छठा क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो बहुत आसान है ये। तो आप लोग क्या करो, 8 में से पहले 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। काय का, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 6 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। 7 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। 6 में से 4 घटाओगे तो प्लस का 2 बचेगा। और 10 में से जब आप 2 घटाओगे तो प्लस का 8 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्या हो जाता है 8। ठीक है, याद रखना आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाता है 8 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा 7वां, और ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखो इसका आंसर बताओगे। एक व्यक्ति क्या है कि अपनी यात्रा की 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तथा 40 से 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटों में तय करता है। उसकी संपूर्ण यात्रा का औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो औसत वेग का फॉर्मूला मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए, तो आप लोगों को उसको यहाँ पे लिख लो चाहें तो। देखो औसत वेग, ठीक है, औसत वेग बराबर कितना होता है, औसत वेग बराबर होता है 2 नहीं ये वाला 2 मत लिखो। औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल गुणा समय। ठीक है, औसत चाल गुणा समय, ये क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है। ठीक है, चलो देखो ये होता है दूरी बराबर, याद रखना गाइस। ठीक है, ये है दूरी बराबर होता है, ये दूरी बराबर, ये होता है दूरी बराबर। ठीक है, दूरी बराबर औसत चाल गुणा समय, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। तो अब देखो इसको मुझे कंप्लीट करने के लिए सवाल को मुझे यहाँ पर थोड़े से दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो दूरी देखो, 30 किलोमीटर दूरी ये चल रहा है और 40 किलोमीटर दूरी ये चल रहा है। इसका मतलब 30 प्लस के 40 दूरी तो मुझे पता चलेगी कितनी है, दूरी तो मेरे पता चलेगी 70 है। बस मुझे क्या पता करना है, औसत चाल बतानी, तो मुझे समय और पता करना है कि समय कितना लग रहा है। तो टोटल समय देखो उसको यहाँ पर कितना समय लग रहा है, 5 घंटे। एक जगह उसको कितना समय लग रहा है, 5 घंटे, प्लस दूसरी जगह मुझे समय निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो अब समय निकालने के लिए उसकी चाल से जो चाल चल रहा है ना वो दूरी को भाग देते हैं। तो चलिए 6 पंजे 30, 5 घंटे यहाँ ले रहा है, 5 घंटे यहाँ ले रहा है, टोटल समय कितना ले रहा है सर, वो 10 घंटे ले रहा है। कितने ले रहा है, 10 घंटे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि औसत चाल ऐसी जाएगा, गुणा की क्या जाएगा यहाँ पर 10, और 10 से आप कितनी बार काटोगे, 7 बार। तो औसत चाल कितनी जाएगी उसकी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। देखिए तभी यहाँ पे सक्सेस है जो भी मैंने मेहनत की। तो इसका आप लोग और अपने हिसाब से कर लेना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है। ठीक है, देखो चलिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट ये नवा कैसे आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यार देखो 8वां क्वेश्चन बताना आप लोगों को, जल्दी जल्दी करते हैं ना थोड़ा सा। ये तो वो ये कह रहा है कि एक संख्या, कोई भी संख्या है x का 5/6, x का 5/6 के 25% के 25% 25/100, 25% का 15% यानी कि 15/100 बराबर कितना है, 330 है। कितना है, 330। वह संख्या बताइए मुझे फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 तिया 15, और 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 5 से कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, है ना। और 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 से 3 का 3, 110 बार चला गया। तो बस इसको गुणा कर दो। देखो अब कितना कितना, 110 है, गुणा के 4 है, गुणा के 4 है, गुणा के 6 है। तो देखो 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, 16 छंग 96। ठीक है, तो 110 की गुणा किससे करनी, 96 से करनी, कर दो। तो 0 तो ऐसे जाएगा, 11 छंग 66 का 86 लगे 6, 11 99 और 6 कितने हो जाएगा, 105। तो 10,560 मेरा पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, याद रखना आसान क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सर यहाँ पर कि माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु
माँ की आयु तथा पुत्री की आयु तथा उसकी जो पुत्री है मतलब जो उसकी डॉटर है उनकी जो यहाँ पर आयु का अनुपात है वो कितना है 7:3 है। मतलब अगर माता की आयु 7x है तो बेटी की आयु 3x है। 5 वर्ष बाद कर देते हैं 7x प्लस के 5 और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 3x प्लस के 5। तो इनकी जो आयु का अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको 2:1 दे रखा हो ना, मतलब जब भी आपको अनुपात में दे रखा हो इनको भी आप बटे में रख दो, ऊपर रख दो माता की आयु, नीचे रख दो आप बेटे की आयु, बराबर कितनी हो जा रही है 2/1 हो जाती है। ठीक है, कर दो फटाफट इसको। तो इधर कितना आएगा मेरे पास 7x प्लस के 5 भी आएगा, बराबर इधर 3 दूनी 6x हो जाएगा एंड प्लस के 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब जब आप इसको इधर लेके जाओ तो कितना बचेगा x बचेगा, बराबर में कितना बचेगा देखो, जब 5 इधर आएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो x की जगह जब यहाँ 5 रखो तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35। इसकी माँ जो है वो 35 साल की है और बेटी कितने साल की 15 साल की। तो ये पूछ रहा है सर जी पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु कितनी होगी। तो पुत्री का जब जन्म हुआ होगा उस समय वो 0 साल की होगी, 0 साल की होगी ना। तो 0 साल की जब 0 साल की होगी तो अभी वो 15 साल की है, मतलब 15 साल आप इसमें से घटा दो 35 में से, और जब आप 35 में से 15 साल को घटाओगे तो कितना बचेगा 20 साल। तो उसकी जो माँ की आयु तो कितनी थी वो 20 साल थी। ठीक है, तो 20 साल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और 9वें क्वेश्चन का डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का क्या हो जाता है डी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे सर 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः ए से बी तथा बी से ए की यात्रा करने के लिए एक ही समय पर निकलती हैं। एक दूसरे को पार करने में क्रमशः करने के बाद वे क्रमशः 1 घंटा तथा 4 घंटों में बी तथा ए वक्त पहुँचते हैं। रेलगाड़ी के वेगों का अनुपात मुझे बताना है, मतलब उनकी यहाँ पर चालों का जो है मुझे अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है, उनकी चालों का यहाँ पर अनुपात बताना है। किसका, उनकी चालों का यहाँ पर जो है अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए उनकी चालों का मुझे यहाँ पर क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक, तो कैसे बताऊंगा, देखो आसान क्वेश्चन है वैसे, चालों का अनुपात बताना है। तो देखो इसमें ना मुझे कुछ नहीं करना होगा, बहुत सिंपल है। आपको किसका अनुपात दे रखा है, इन्होंने समय का अनुपात दे रखा है। किसका, समय का अनुपात दे रखा है। तो मुझे पता है सर जी कि स्पीड बराबर कितना होता है दूरी बटे टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो मुझे पता है सर जी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो समय जो है, समय क्या हो रहा है, मतलब जब ये कह रहा है कि जब समय जो है 1 घंटा लगेगा, समय जब क्या होगा 1 घंटा लगेगा, मतलब 2 रेलगाड़ी जा रही हैं, एक है बी इधर पॉइंट, एक है बी पॉइंट इधर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक पहुंच जा रही है तो वो एक कितना घंटा ले रही है, 1 घंटा ले रही है, मतलब 1 घंटा 1 आवर ले रही है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है मुझे कि जो उसकी स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब अगर वो क्या कर रही है कि समय जो है वो कम लेगी, क्या है कि समय जब कम लेगी, देखो स्पीड और इसका रेशियो उल्टा आ रहा है। डी को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एस बराबर 1/t नहीं लिख सकते, कि मतलब अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, ऐसे तो होगा। अब यहाँ पर देखो चाल जो समय है वो घट रहा है। समय 1 घंटा है, समय 1 घंटा तो चाल कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब समय 1 घंटा तो चाल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी अनुपात। फिर ये कह रहा है सर ये 4 घंटे लग रहे हैं। जब वो 20 है एक की तरफ जा रही है ना, इधर की तरफ, तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। अब देखो उसको जो है यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 4:1 हो जाएगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको बस थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना था, बस आप अपने दिमाग का एक कोना लगा देते ना तो ये आपका सवाल यहाँ पर आसानी से हो जाता। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 11 क्या होगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर करके बताना होगा। ये कह रहा है सर जी 40 सिपाहियों के दल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 40 सिपाहियों के सैन्य दल में 30 सैनिकों का औसत कैद 160 सेंटीमीटर है, औसत कद जो है, तथा शेष का 156 सेंटीमीटर है। संपूर्ण सैन्य दल का औसत कद ज्ञात कीजिए। तो आसान क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो कुछ नहीं करना था। यहाँ पर क्या करना था, 40 सैनिक थे, उनका 40 सिपाही थे टोटल, उनमें से जो 30 थे उनका यहाँ पर कितना था, 160 था। तो 16 या 48 मतलब कि 4800 था। ठीक है, कद था उनका। बाकी जो शेष कितने बचेंगे सर, ये 30 मैंने पहले यूज़ कर लिया तो 10 ही तो बचेंगे। उनका कितना था सर जी, 156 था। तो मतलब कितना हो गया यहाँ पर 1560 हो गया। कितना हो गया, 1560 हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि कुल मिला के दोनों का बताओ यहाँ पे। तो 0 में 0, 6 का 6, 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 4 5 और 1 76, 6760 आ गया। अब टोटल विद्यार्थी कितने मेरे पास, 40 हैं। कितने हैं, 40 हैं। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से इसको काटोगे तो सर जी 4 का ना 4, 1 2 बच्चे हो गया 23, 4 पंजे 20, 3 बच्चे 36, 4 9 36, 159 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता बी वाला। ठीक है, समझ में आ गया आपके, समझ में आया हो तो प्लीज़ 1 लाइक
एंड 1 से यार। तो 140 159 यहाँ पे क्या हो जाता है मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 159 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए नहीं इस बात, इस क्वेश्चन को? चलिए अब देखिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या होगा? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आंसर करो क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी। ये क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है सर जी 175वां क्वेश्चन है कि 175 तथा 105 संतरों को कितने विद्यार्थियों की समान रूप से बांटा जा सकता है। ठीक है, अब देखो समान रूप से बांटने की बात कर रहा है, तो किस किस की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सर जी यहाँ पर 175 है और क्या है मेरे पास यहाँ पर 105 है। तो फटाफट से आप लोग क्या निकाल दो, इसका एस सी आप निकाल दो, 5 से काट दो सर जी, 5 दिया 15, 2 बचे, 5 पंजे 25, इसको काटोगे तो 21 पंजे 105 होते हैं। फिर इसको किससे काट सकते हो आप? 7 से काट सकते हो, 7 पंजे 35 एंड 7 या 21, तो कितना है मेरे पास? 5 गुना 7, दैट मीन्स कि 7 पंजे 35। आप लोग जो है 35 विद्यार्थियों में उनको समान रूप से बांट सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाता है मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कितने विद्यार्थियों में बांट सकते हैं आप? उसे 35 विद्यार्थियों में बांट सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोगों को करके बताना है क्या होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन भी। चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिल का 7 महीने के बाद 11% की दर से असल छूट 154 रुपये होता है, तो बिल की धनराशि ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट 250 ग्राम फॉर्मूला लगाना है इसमें आप लोगों को। ऐसा ही बराबर क्या लगाना है कि P गुणा R गुणा T बटे 100, ये लगाना था। ऐसा ही मुझे कितना दे रखा है इन्होंने? 154 बराबर P कितना दे रखा है इन्होंने? मुझे फाइंड करना है। R कितना दे रखा है इन्होंने? 11। समय कितना दे रखा है इन्होंने? 7 महीने। 7 महीनों को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग करनी पड़ेगी और परसेंटेज के लिए 100 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, बस कर दो। कैसे कर दोगे आप? देखो इसको क्या कर सकते हो आप लोग कि 11 का ना 11 और 11 चौक 44, ऐसे तो करोगे। और 7 ही का ना 7 एंड 7 धुनी 14 कर सकते हो। अब ये कितना? 1200 और 2 1200 धुनी कितना हो जाएगा सर जी? 2400 हो जाएगा। तो मतलब पी जो यहाँ पर निकल के आ गया वो कितना आ गया? 2400। लेकिन भाई 154 रुपये की छूट दे रहा ना, वो पी छूट जोड़ने के बाद बताओगे तो 4 5 5 2, तो 2554 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2554 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखना जो उसने छूट दी थी वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ अगला क्वेश्चन जो 14वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ मित्रों, आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि ABCD तथा ई 5 अनुक्रमिक संख्याएं हैं, पांचों संख्याओं का औसत 25 है। पांचों संख्याओं का औसत कितना है? 25। देखो इसको आप लोग टेक्निक से करो, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। बीच वाली जो संख्या दे रखी है उन्होंने कितनी होती है? 25 दे रखी है। अब अनुक्रमिक है, अनुक्रमिक का मतलब होता है कि एक के बाद एक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 26। यहाँ पर कितनी हो जाएगी मेरे पास? 27 हो जाएगी। और इससे पहले यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 24 एंड इसके पहले कितनी हो जाएगी? 23। अब ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि C एंड E, तो ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है एंड ये E है। तो मुझसे पूछ रहा है सर जी C एंड E का गुणनफल मतलब 25 गुणा 27 का गुणनफल मुझसे पूछा, तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 175 का 5 हाथ से लगे 17, 25 दूनी 50 तो 17 कितने हो जाएंगे? 67। तो मतलब 675 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आप लोगों ने कर दिया होगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं, है ना? तो चलो अब क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 15वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो? रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी, अब देखो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग मुझे आंसर करके बताओ। देखो क्या है, एक निश्चित कोड भाषा है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने REMOTE, ठीक है। रिमोट को इन्होंने क्या लिखा है? तो रिमोट को इन्होंने लिख दिया यहाँ पे देखो ROTEME, इन्होंने रोटी में यहाँ पे लिख दिया। देखो इसमें खास बात क्या है, आर शुरू में था तो ई भी शुरू में ही है। इन्होंने बस क्या किया है कि ई को यहाँ पे ले गए, एम को यहाँ पे ले गए, ओ को यह ले आए और टी को ये ले आए। बस इतने तो क्या इन्होंने, हम यहीं पे वो कर देंगे। तो बताइए, देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, PNIIC किस शब्द का कोड है? मतलब मुझसे ये वाला भाग पूछा है इन्होंने। दे कौन सा रखा है इन्होंने? ये दे रखा है PNIIC, ये दे रखा है। पूछा कौन सा? तो देखो बताने के लिए आपको पता है कि पहला और लास्ट वाला तो सेम ही है, तो यहाँ पर तो P आ जाएगा और यहाँ पर C आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया कट, चौथा वाला। पहला भी हो गया कट क्योंकि शुरू एन से शुरू हुआ है। ठीक है, बाकी दो बचते हैं। तो देखो इसको कैसे करना होगा, तो मेरे पास जगह कितनी बचनी है? तो 1 2 3, ठीक है, 3 ही जगह तो बचती हैं, नहीं एक सी हो रहा है यार। ठीक है, ये वाला सी हो रहा है, 4 जगह बचती हैं, तो 4 जगह बचनी है। तो अब देखो लास्ट वाले 2 बचे उनको यहाँ रख दो ला करके IC, और शुरू वाले 2 जो उनको यहाँ पे ला के रख दो, है ना, PIC
हाँ, और सी आई, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास बी वाला जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है कि नहीं? आई सी ओ टी एंड ओ टी, ठीक है। यहाँ पे सही करके लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये, इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, ठीक है। ये खाली स्थान था, ये खाली स्थान था। तो देखो ये आई सी, ये आई सी यहाँ पे आ गया, तो जैसे ये यहाँ पर ई एम था ऐसे यहाँ पे ई एम आ गया। और जैसे यहाँ पर क्या था, ये ओ टी था ना, ओ टी नहीं, जैसे यहाँ पर ओ टी था ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एन आई आ जाएगा। क्या जाएगा? एन आई। तो एन आई, वेट 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 वेट, पी आई, पी आई सी एन आई सी, पी आई सी एन आई सी, हाँ सही तो है यार। फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। ये वाला जो 16वां क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है। थोड़ा दिमाग इसमें आप लोगों का हैंग होगा। देखो ये कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है, चलो सर आज जो है ये मेरा आज क्या है? शुक्रवार है, मतलब शुक्रवार क्या है? आज फ्राइडे है, ठीक है। ये कह रहा है सर जी 62 दिन बाद, मुझे पता है कि 7 63 दिनों बाद, आज से 63 दिन बाद क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, ठीक है। देखो लेकिन अब 63 दिन बाद तो शुक्रवार, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? शुक्रवार से एक दिन पहले क्या होना चाहिए? बृहस्पतिवार आंसर होना चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है सर जी 62 दिन बाद, बाद का मतलब है कि 63 वाला दिन ही पूछ रहा है, और 63 वाला दिन तो क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, तो मतलब इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है। कुछ कईयों के सिर के ऊपर से चला गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, देखो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि आज मेरे पास शुक्रवार है, मतलब आज मेरे पास फ्राइडे है। ये मुझसे कह रहा है सर जी प्लस के 63 दिन बाद यहाँ पर कौन सा दिन होगा? तो 7 से जब आप इसको भाग करोगे तो 7 नम 63, जीरो बच रहा है, जीरो बच रहा है, तो मतलब क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, मतलब क्या होगा? शुक्रवार ही होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ये तो मेरा 63वां दिन हो गया। कौन सा दिन हो गया? 63वां दिन हो गया। लेकिन अगर आप लोग इतना ही पढ़ते हो ना क्वेश्चन, तो 62वां दिन कौन सा होगा? अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ते हो कि 62वां दिन कौन सा होगा, तो आप लोग इसका आंसर क्या लगा पाओगे? बृहस्पतिवार, क्योंकि आप एक दिन पहले जाओगे इससे, एक दिन पहले 62वें दिन पर। और अगर अब 63वें दिन शुक्रवार है तो सर जी ओबियस है 62वें दिन पर बृहस्पतिवार ही होगा। लेकिन आप यहाँ पे फंस जाओगे। इसने पूछा ये 62वां दिन कौन सा होगा, ये नहीं पूछा। इसने पूछा 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 62 दिन बाद शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 62 के बाद 63 आता है, और 63 पे अभी अभी हमने निकाला था कि शुक्रवार होता है, ठीक है। तो फंसना मत, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग करना, आप लोगों का जो यहाँ पे स्कोर है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो 16वां हो गया। अब आप लोगों को 17वां क्वेश्चन करके बताना है कि यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए 17वें क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ये कह रहा है सर जी उस शब्द को चुनिए जो क्या अलग सबसे भिन्न है। देखो अप्सरा बताना है, जर्लिना, पूर्णिमा, साइरस एंड अपोलो। देखो इनमें क्या है ना कि अप्सरा जो है और जर्लिना, पूर्णिमा और साइरस, देखो ये मतलब अंतरिक्ष में साइरस क्या है? साइरस और डॉग स्टार, ये एक भुवनग्रह है। पूर्णिमा भी ये नेचुरल चीज़ है, ये भी नेचुरल चीज़ है, ये भी नेचुरल चीज़ है और ये भी नेचुरल चीज़ है। लेकिन जो अपोलो 11 ये एक मिशन था, ये क्या था? ये हमारा मिशन था जो हमने इंसानों ने बनाया भेजा था, कृत्रिम विषय था। तो यही क्या हो जाएगा? इन सब में अलग हो जाएगा अपोलो, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर अलग हो जाता है। समझ गए आप लोग इतनी बात? क्योंकि ये सबसे अलग है, इसलिए यही आएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आप लोग बताओगे मुझे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो अगला वाला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पे बताओगे क्या होगा अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला 18वां क्वेश्चन बताओ। देखो ये कह रहा है कि सर जी एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला एक पुरुष का परिचय कराते हुए बताती है कि वह उसके माता के भाई का पुत्र है। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? तो देखो ये क्या कह रही है, एक महिला एक पुत्र का परिचय कराते हुए क्या कुछ कह रही है ना। एक महिला है, क्या कह रही है वो? देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक महिला एक पुरुष का परिचय कराते हुए, चलो महिला है, ठीक है। यहाँ पे कौन है मेरे पास? यहाँ पर है महिला, ठीक है। एक महिला एक पुरुष का परिचय करा रही है। किसका? एक पुरुष का परिचय कराते हुए बताती है कि वह उसके माता, ठीक है, उसके माता, ये उसकी माता होगी, माता के भाई,
माता के भाई का पुत्र है, माता के भाई, ठीक है, इसकी माता कोई भाई है तो ये क्या पुत्र है, इसका ये क्या पुत्र है। तो ये तो क्लियर है, एक लाइन में दोनों आ रहे हैं तो कोई ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन ही होंगे, क्या होंगे, भाई बहन ही। और या चचेरे हों ममेरे हों कुछ भी हो तो ये आप ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, चचेरे हों या फिर ममेरे हों, होंगे क्या होंगे, भाई बहन ही। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कर लेना आप इसको, क्वेश्चन नंबर 18 को, अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे पास, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 19वां, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको मुझे करना है 19। ये कह रहा है कि सर जी 2 है 6 है, 2 6 11 17, उसके बाद क्या आएगा। तो देखो आसान क्वेश्चन है, 2 के बाद 6 आया तो इन्होंने कितना प्लस किया होगा, 4 प्लस किया होगा। 6 के बाद 11 आया, कितना प्लस किया, 5 प्लस किया। 11 के बाद 17 आया, इन्होंने कितना प्लस किया होगा, 6 प्लस किया। 17 के बाद कितना प्लस 7 कर दो, 7 7 14 मतलब 24, यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ठीक है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं इन क्वेश्चनों में तो, ठीक है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन को यार जल्दी जल्दी करते हैं ना, बहुत टाइम हो गया। ये कह रहा है कि सर जी एक शब्द के आगे 4, अब देखो रेफ्रिजरेटर दे रखा है, क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेटर। अब ये कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर देखो ट्रेडर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा, ट्रेडर, क्योंकि इसमें डबल टी का यहाँ पर यूज़ करा गया है और डबल टी रेफ्रिजरेटर में आता ही नहीं है, ठीक है। तो 20वें क्वेश्चन का मेरे यहाँ पर कौन सा, पहला ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, कौन सा, पहला ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिस प्रकार जो है मरीज जो है ना वो किससे, चिकित्सक से संबंधित है, जो चिकित्सक है वो मरीज से संबंधित है, उसी प्रकार वकील अपने मुवक्किल से संबंधित होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, है ना। इसको आप लोग लिख लो कि जो चिकित्सक होता है ना, कौन होता है, जो मेरा चिकित्सक यहाँ पर होता है वो उसका संबंध किससे होता है, तो चिकित्सक का संबंध होता है मरीज से, ठीक है। वो जो भी करेगा मरीज की करेगा। उसी प्रकार जो यहाँ पर वकील होता है ना, उसका संबंध किससे हो जाता है, उसका संबंध उसके मुवक्किल से यहाँ पर हो जाता है, किससे, मुवक्किल से उसका यहाँ पर संबंध हो जाता है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कह रहा है सर जी जिस वृक्ष का संबंध जंगल से है तो घास का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। वृक्ष का जो संबंध है वो किससे, जंगल से, तो घास का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार वृक्ष को मिला करके जंगल बनता है उसी प्रकार घास को मिला करके घास का मैदान बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पे लोन बोलते हैं, ठीक, क्लियर है। बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ये मुझे आप लोग बताओगे। ये कह रहा है कि सर जी NDO इन अक्षरों से एक शब्द में का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो NDOE आप लोग कितने बना सकते हो, जल्दी बना के बताओ। मैं तो केवल 2 ही बना पाऊंगा, एक यहाँ पर क्या है, डन है, क्या है, एक डन है, और एक क्या बन जाएगा यहाँ पर, NODE नोड बन जाएगा, ठीक है। तो केवल यहाँ पर 2 ही मैं यहाँ पे शब्द बना पा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, एक है नोड और एक है डन, ठीक है। तो 2 ही यहाँ पर शब्द बन पा रहे हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, डन, ठीक है। चलो अब बात करता हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की, क्वेश्चन नंबर जो 23 होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करके आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा। ओके गाइस, चलिए देखो ये कह रहा है सर राहुल की माता, राहुल है सर, एक लड़का है, कौन है, राहुल है, राहुल की माता बना दो सर जी, माता हो गई, माता मोनिका के पिता, ठीक है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है। राहुल की जो माता है ना वो मोनिका के पिता की, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, तो यही मोनिका ना हो जाएगी, यही मोनिका ना हो जाएगी, बताओ, इकलौती पुत्री तो यही तो हो गई ना, तो यही मोनिका हो गई। अब ये पूछ रहा है सर जी मोनिका के पति का राहुल, तो भाई पिता तो लगेगा, अब इसका कोई पति होगा इसका, तो भाई ये अब इसकी माता है तो ये कौन हो जाएंगे, इसके पापा नहीं हो जाएंगे, 4141 तो पापा हो जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन बताइए, संतोष पहले उत्तर की दिशा में 7 किलोमीटर जाती है, ठीक है सर जी, पहले वो उत्तर की दिशा में गई कितनी, 7 किलोमीटर, फिर अपने दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है, याद रखना 10 किलोमीटर। अब आप लोग यहाँ पे एक सुधार कर लो, बाईं की जगह ना यहाँ पे आप लोग कर लो दाईं, क्वेश्चन ऐसे गलत बैठ जाएगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर आप लोग, एक मिनट चलो ऐसे ही रहने देते हैं आपके हिसाब से। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझसे
मित्रों ये कह रहा है कि अगर अब देखो 10, अब ये कह रहा है कि अपने बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है, बाईं ओर मुड़ गई अपने और कितनी चली जाती है 7 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि यार सर जी यहाँ से प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो सर ये 10, 7 17, 17 और 7 24, ठीक है। तो 24 किलोमीटर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर बाईं की जगह इन्होंने दाईं करना हमें पड़ेगा, तब आंसर मैच कर पाएगा। आंसर दे रखा 10 किलोमीटर। जब आप यहाँ पर दाईं कर लोगे तो ये नीचे आ जाएगी, और जब नीचे जाएगी तो यहाँ पर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो यही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 का आप लोग जैसा चाहो वैसा यहाँ पे आंसर कर सकते हो। बहरहाल क्वेश्चन आसान है, जैसा भी आएगा आप लोग इसको फाड़ दोगे, मुझे पता है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कह रहा है सर जी यहाँ पे, ये कह रहा है कि हमने जो गो अहेड है ना, गो अहेड का कोड यहाँ पर JRDKHDG तथा स्टॉप का कोड इन्होंने यहाँ पर कितना लिखा है, VWRS है। तो बताइए HEAD शब्द का निम्न विकल्पों में से कोड क्या होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर बताना है। तो देखो इन्होंने कहा है सर जी यहाँ पर कि GOAHEAD, ठीक है। गो हेड का इन्होंने कोड लिखा है यहाँ पर कि JRDKHDG, ठीक है। ये कोड लिखा है। तो अब देखो G 7 पे होता है, ये 10 पे होता है, मतलब कि प्लस के 3। O मेरा 15 पे होता है, R 18 पे होता है, मतलब कि प्लस का 3। A मेरा 3 पे होता है, D मेरा 4 पे होता है, मतलब कि प्लस का 3। तो ऐसे ही किस में कर देंगे हम, हेड में कर देंगे। तो पता है इसमें एक आसान चीज़ है, क्या है, हेड देखो यहाँ भी दे रखा है इन्होंने और हेड मेरा यहाँ भी है। तो यहीं से ये वाला कोड उठा के ना रख देंगे यहाँ पे, हम पागल थोड़ी हैं। तो शुरू के 3 छोड़ दो। तो KHDG कहाँ है, KHDG ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोचने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं लगती थी मुझे, है कि नहीं बात। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन का आंसर करो। 27वें क्वेश्चन का क्या होगा, जल्दी बताओ। 27वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दिए हुए विकल्पों में। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी चुरकुट चुरकुट बातें हैं। ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, तो आपके बाद 4 ना जाएगा, डी। ये कितना है, 21 है, ये 20 है, 19, 18, 17 पे क्यों नहीं आ जाएगा। ये है 1, ये जेड है, ये वाई मतलब ये 1 है, ये 26, 25, 24, अब के बाद 23, डब्ल्यू नहीं आ जाएगा। तो कहाँ है, DQW, तो बी नहीं हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सर बी वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। अब देखो जिस प्रकार यहाँ पर क्या है कि संतुलन का संबंध भार से है ना, उसी प्रकार उपग्रह का संबंध परिभ्रमण से है। उपग्रह का संबंध किससे हो जाएगा, इसको आप लोग लिख लो, भूल जाओगे, ठीक है। संतुलन का काम किससे होता है, तो जिस प्रकार जो संतुलन है उसका संबंध किससे हो जाता है, भार से उसका संबंध हो जाता है। उसी प्रकार जो यहाँ पर उपग्रह है इसका संबंध किससे है, परिभ्रमण से है, ठीक है। चलिए तो याद रखना। तो इस क्वेश्चन का 28वें क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 में आपको बताना है करके क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग करके क्या होगा। 5वीं पीढ़ी, अब देखो जी के यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब जी के को हम जल्दी जल्दी करेंगे एकदम, ठीक है। बस आप लोग यहाँ पर क्या है, बस आप लोग यहाँ पर केवल आंसर अपना अपना मैच करते रहेंगे, ठीक है। चलो आप लोग अब 29वें क्वेश्चन का यहाँ पर हम केवल जीके है उसको हम पे मैच करेंगे बस। चलो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। 29वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। निशान विशान में यहाँ पे कुछ नहीं लगवाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को बस यहाँ पे आंसर करते रहना है क्या होगा। देखो ये कह रहा है यहाँ पर कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 29 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 29 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 30 की तरफ मूव करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए किस अवयव में सबसे अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। किस अवयव में सबसे अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि कार्बन से हम कुछ भी बना सकते हैं, तो कार्बन में जो है सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो 30 का यहाँ पर बी वाला आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 31 का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन यानी कि यौगिकीकरण कंपाउंडिफिकेशन में
मदद करती है। तो कंपाउंडिफिकेशन में कौन सी जो है यहाँ पर फसल जो है मदद करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सेम। सेम जो है यहाँ पर मदद करती है, कौन सी, सेम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन क्या है एक, तो टेफ्लॉन जो है यहाँ पर एक बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है, एक बहुलक है। 32 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 33 की बात करेंगे सर, जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो जानवरों के जो दांत होते हैं और जो उनकी हड्डियां होती हैं उनमें जो बेसिकली पदार्थ पाया जाता है उसको कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम फास्फेट यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, 33 का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। 34 का देखिए, बेगम अख्तर कौन थी। बेगम अख्तर जो है यहाँ पर कौन थी, तो याद रखना बेगम अख्तर जो थी, 34 का यहाँ पर पहला ही आंसर हो जाता है शास्त्रीय गायिका। ये कौन थी, एक शास्त्रीय गायिका है बेगम अख्तर जी। 34 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 35 की बात करते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। 35 का बी आंसर हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 36 की बात करते हैं, किस राज्य में और किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। इसका आंसर बच्चे को पता है। 37 में देखिए, कैलकुलेटिंग कट स्ट्रॉफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। कैलकुलेटिंग कट स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखना गॉर्डन वू, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉर्डन वू के द्वारा पुस्तक यहाँ पे लिखी गई थी। 38वां क्वेश्चन देखिए क्या होगा, विश्व सुंदरी 2000 खिताब के विजेता कौन थी। तो उस बच्चे को पता है ऐश्वर्या राय जो थी यहाँ पर, सॉरी ऐश्वर्या राय नहीं, यहाँ पर हो जाएंगी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जो थी यहाँ पर 2000 में इन्होंने विश्व सुंदरी का यहाँ पे खिताब जीता था। 39 में बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर किसका चिन्ह यहाँ पर अंकित है। तो सभी को पता है इसको आंसर, तो 39 में का क्या हो जाता है यहाँ पर, बाघ, बाघ यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए 40वां, एक बैडमिंटन खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किस शब्द को जाने, लव शब्द को जाने। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, केवल लव शब्द को यहाँ पर वो पहचान जाए, ऑप्शन नंबर बी। 41 में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण की संस्थापना कहाँ हुई थी। जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण की जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो न्यूरेमबर्ग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, न्यूरेमबर्ग में हुई थी। 41 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का देखिए, निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था। राजा गौतम बुद्ध का मित्र था, तो 42 का बी है, बिंबिसार जो था वो राजा गौतम का बुद्ध मित्र था। 43 का देखिए, मुलायम सिंह यादव की जीवनी द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो 43 का बी हो जाता है फ्रैंक हुजूर। द सोशलिस्ट जो पुस्तक है ना, ये मुलायम सिंह के लिए पुस्तक है द सोशलिस्ट। तो ये किसने लिखी थी, फ्रैंक हुजूर ने पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, फ्रैंक हुजूर ने पुस्तक ये लिखी थी 43 में। ठीक है, 44 में देखिए, दक्षिण एशियाई सार्क सहयोग संगठन का मुख्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो जो मेरा दक्षिण एशियाई संगठन था ना, जिसको मैं सार्क भी बोलता हूँ, तो वो किस वर्ष संगठन में आया था, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 1985 में। ठीक है, जो सार्क था वो कब आया था, 1985 में आया था। 45 में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अस्तित्व में आई। तो ये कब अस्तित्व में आई थी। 45 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी अस्तित्व में आई थी। 46 में देखिए, कोस्ता जनजाति द्वारा कोसी वस्त्र का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया गया था। तो कोस्ता जनजाति द्वारा कोसी वस्त्र का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया गया था। तो 46 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बस्तर में। कहाँ पर, बस्तर में। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर, तो द हेग में, बी वाला आंसर। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो 48 का ए आंसर हो जाता है थॉमस कप जो है वो यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित नहीं है। 49 देखिए, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ पर निशानेबाजी से जुड़े हैं गगन नारंग। ठीक है, 50 में देखिए सर, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, कोसी तो भाई बिहार को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुगली नदी हो जाता है, जिसको बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51वां, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है, तो कहिए इंद्रावती नदी पर स्थित है। याद रखना कहाँ पर, इंद्रावती नदी पर स्थित है। 52वां देखिए, डैनियल डिफो किसके लेखक थे। डैनियल डिफो किसके लेखक थे, तो याद रखना सर यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो के लेख जो यहाँ पर लेखक हैं वो कौन है, डैनियल डिफो हैं। रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक कौन है, तो डैनियल डिफो हैं। अगला देखिए यहाँ पर 53वां 35वां
35वां ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, 36वां ऐसा दिए, 36वां ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 53 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, वाल्ट डिज्नी। कौन हो जाएगा? वाल्ट डिज्नी। अगला देखिए 54वां, विश्व का सबसे विज्ञान उद्यान जो मेरा यहाँ पर पार्क है वो कौन सा है? ठीक है, कौन सा? विज्ञान उद्यान, विशाल उद्यान मतलब बड़ा उद्यान जो है पूरे विश्व का वो कौन सा है? तो 54 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सा भी इनमें से जो विश्व का सबसे बड़ा बांध नहीं है। अगला देखिए 55वां, आनंद मठ का सबसे प्रसिद्ध गीत का नाम बताइए। जो आनंद मठ है इसका सबसे प्रसिद्ध गीत का नाम क्या था? 55वें क्वेश्चन में बताइए। तो बिल्कुल 55वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाता है वो ए वाला हो जाता है, वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम जो था आनंद मठ का सबसे प्रसिद्ध गीत था। 56वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मेरा छत्तीसगढ़ राज्य में जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है ये मुझे यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो 56 का डी हो जाएगा यहाँ पर, दंडकारण्य क्षेत्र में। कहाँ पर? दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखिए 57वां क्वेश्चन क्या होगा कि कौन सी समांतर रेखा भारत को करीब करीब 2 भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 58 कहाँ पर देखो बी वाला हो जाएगा, 30 जनवरी। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को किसके सूर्योदय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर कि 1 मिनट कहाँ गया भाई, शहीद दिवस हो गया। अब देखिए 59वां क्वेश्चन, एलिस इन वंडरलैंड द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी? एलिस इन वंडरलैंड। तो एलिस इन वंडरलैंड पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 59 का ए हो जाएगा, लेविस कैरोल के द्वारा। ठीक है, तो एलिस इन वंडरलैंड जो पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई थी। 60वां देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो 60वें क्वेश्चन का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, बीजापुर में। ठीक है, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? ये बीजापुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। 61 में देखिए, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने अपने राज्य के खर्चे पर हल यात्रा का संचालन किया था वे कौन थे? ठीक है, जिन्होंने हल यात्रा का यहाँ पर संचालन किया था वे कौन है? तो 61 में का बी यहाँ पे आंसर हो जाता है, फिरोज तुगलक। भारत का प्रधान डाक कार्यालय कौन सा है जहाँ पहली बार कंप्यूटरीकृत व्यवस्था शुरू की गई थी? तो बताइए कौन सा है? ये होना चाहिए दिल्ली, नई दिल्ली इस पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए 63 में क्वेश्चन क्या है, ये आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, मैं वैसे ही इसको पढ़ देता हूँ। यह है कि सर वुल व बियर, याद रखना बुल व बियर का संबंध वाणिज्य के किस पहलू से है? बुल व बियर। ठीक है, बुल व बियर का संबंध जो है वो वाणिज्य के किस क्षेत्र से हो जाता है? तो 63 का यहाँ पर सी आंसर हो जाता है, शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से, बुल व बियर। अच्छा, भारतीय वानस्पतिक यानी कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वानस्पतिकी जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में है, 64 का सी। 65 में देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में कारावास की सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। बताइए, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों डैश राज्य को छोड़कर, मतलब कौन से राज्य को छोड़कर कारावास की सजा सुनाने का अधिकार नहीं है? तो कौन सा राज्य है वो? तो गाइस यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 65वें का, वो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, अब तो वो भी हो गया क्योंकि वहाँ पर 370 हट गई। अगला देखिए, सुब्रतो किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो 66 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, फुटबॉल। किससे संबंधित है ये? फुटबॉल से संबंधित है। अगला देखिए सर 57 में, मोहनजोदड़ो किस स्थान पर? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशक कौन था? ठीक है, तो दादा जो मेरा राजा हरिश्चंद्र पुस्तक थी इसके लेखक जो यहाँ पर दादा साहब फाल्के थे। झारखंड राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो झारखंड राज्य है इससे कितने राज्य लगे हैं? तो इससे मेरे 5 राज्य लगे हुए हैं। भारत में प्रथम प्रदूषण मुक्त कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप का संस्थापन कहाँ किया गया है? तो प्रदूषणीकृत पेट्रोल पंप। ठीक है, ये यहाँ पर प्रदूषण नहीं हो सकता इस पेट्रोल पंप पे, तो भाई वो कहाँ है सब पेट्रोल पंप? यहाँ ये है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। न्यूयॉर्क में सितंबर 2010 में पुरुष तथा महिला एकल US ओपन खिताब के विजयी खिलाड़ी कौन कौन है? बताइए, 2010 की बात पढ़ रहा हूँ मैं।
2010 में देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, सी वाला, राफेल नडाल और किम क्लीचडर्स। छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। 72वें क्वेश्चन का आंसर पहले हो जाएगा रायपुर। 73 में देखिए सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर रहा है वो। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो अब याद बताओ कहाँ पर हो सकता है पेट्रोलियम संस्थान केंद्र? तो याद रखना बिल्कुल सी, देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, 75 का सी हो जाता है। अब बताइए 76 का, सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? तो सार्क का जो मेरा सचिवालय हो जाता है वो यहाँ पर कहाँ हो जाता है? बी वाला, यानी कि काठमांडू। देश के किस राज्य द्वारा खेती में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो पंजाब में। और कहाँ पर नहीं होता है? तो सिक्किम में। लंदन से मुंबई का समुद्री मार्ग डैश को नहीं छूता? तो याद रखना 78 का हो जाता है बी वाला, यहाँ पर एडन को नहीं छूता है। हरित क्रांति का संबंध प्रारंभ कब होता? 1957 में होता। 79 का बी आंसर करें। ओए भाई 79 का बी है 1965। ठीक है, हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो 1965 से हुआ था। 80 में देखिए सर, वर्ष 2008 के लिए सितंबर 2010 में उर्दू साहित्य के लिए 44वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 80 का सी हो जाता है शहरयार को। 81 में देखिए, भारत का विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार डैश द्वारा अनुरक्षण किया जाता है? तो 81 का ए हो जाता है यहाँ पर RBI के द्वारा। 82 में देखिए, विश्व के किस राष्ट्र का ध्वज सबसे पुराना है? तो 82 का आंसर क्या हो जाता है? डी वाला, डेनमार्क का। ठीक है, ये सबसे पुराना है डेनमार्क का। 83 में देखिए, कौन सा राज्य कुचिपुड़ी नृत्य को उद्गम है? तो वो तो है ही आंध्र प्रदेश। अच्छा, छऊ जो है, छऊ नृत्य सीखने वाली झारखंड पहली नृत्यकी कौन है? तो 84 में का आंसर जो हो जाता है यहाँ पर सी हो जाता है सोहन मानसिंह। अच्छा, सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? तो सोहर जो है वो 85 का आंसर हो जाएगा डी, ये बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। अच्छा, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन थे? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के जो लेखक हैं 86 में आंसर ए हो जाता है जोनाथन स्विफ्ट। 87 में देखिए, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में। ग्रीन बैंकिंग चैनल का सूत्रपात करने वाला बैंक कौन सा है? तो ग्रीन बैंकिंग चैनल का सूत्रपात करने वाला बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर पहला ही है SBI। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो BG तिलक नहीं बने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में हुई। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वो यहाँ पर कौन सा है? कोशक बकोल, लेह में है। कहाँ पर है? लेह में, कोशक बकोल। पराग्वे में यूरोटेल विश्व शतरंज प्रतियोगिता 2002 के फाइनल में विश्वनाथ आनंद ने निम्न में से किसे हराया था? तो उन्होंने यहाँ पर जो है एंटोली कारपोव को हराया था। वह शब्द चुनिए जो शेष से भिन्न है। प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने युद्ध उपदेश दिए थे, ना कि युद्ध करा था, तो सारनाथ यहाँ पर अलग हो जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमराडा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो गोमराडा वन्यजीव अभ्यारण्य जो रायगढ़ में स्थित है। अच्छा, भारतीय संविधान में जन्म से नागरिकता उस व्यक्ति को प्रदान की गई है जिसके 15 अगस्त 1947 को उसके बाद जन्म लिया गया हो। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, भिकाजी रुस्तम कामा को। 97 देखिए सर, यहाँ पर अगस्त 2010 में उद्घटनात्मक आरंभिक युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 2010 में। तो देखो बी वाला, सिंगापुर में। 98 देखिए सर यहाँ पे कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ पर है? तो 98 का यहाँ पर बी वाला आंसर हो जाता है लंदन में। 99 में देखिए सर, संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो 39 का सी आंसर हो जाता है झारखंड में। 100 देखिए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सी, विधानसभा तथा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, तो गाइस देखिए ये मेरा यहाँ पर क्या था, 100 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आप लोग इसको वैसे भी रख सकते हो सेव करके। ठीक है, तो चलिए गाइस जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में कल ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।